हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो मॉडल सेट से है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है आर दूरी पर, ठीक ना। क्या दिया है पहला प्रश्न? आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। किसके होता है? आर के होता है कि आर स्क्वायर के, कि आर इन्वर्स -2 के, कि आर के पावर -1 के, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा आर इन्वर्स यानी कि आर के ऊपर -2 के, ठीक ना, यानी 1/r² के, ठीक है ना, 1/r² के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r², ठीक ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, यानी विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होगा कौन होगा? तो इसका होगा ml3 T इन्वर्स 3 I इन्वर्स, ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, P विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, ठीक ना। तो क्या होगा? P क्रॉस E होगा, ठीक ना। P क्रॉस E, डॉट नहीं, डॉट गलत चल जाएगा। तो P क्रॉस E ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एकांक, ठीक ना। एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में क्या गया कार्य होता है? यानी एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है, क्या होता है? तो शून्य होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, शून्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है? तो शून्य होता है, ठीक ना। क्या होता है? शून्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो हो गया। अगला प्रश्न है छठा, ठीक ना। छठा प्रश्न है, एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है, यानी माइक्रोफैराड है, ठीक ना, को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा 1000 जूल, जिसे हम 10 के पावर 3 जूल भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेल का EMF, एम लिखना चाहिए, यहाँ एक लिख दिया, ठीक ना। यहाँ होगा सेल का EMF मापा जाता है किसमें? तो सेल का EMF जो मापा जाता है वो विभव मापी से, ठीक ना। किससे मापा जाता है? विभव मापी से। फिर अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किरचॉफ्स का धारा नियम, यानी कि पहला नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो क्या होगा? आवेश से, ठीक ना। जो पहला नियम है वो आवेश से संबंधित रहता है, और किरचॉफ्स का दूसरा नियम जो रहता है वो ऊर्जा से रहता है। तो यहाँ पर धारा का नियम, करेंट लॉ या फर्स्ट नियम जो रहता है वो आवेश से रहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? ऊर्जा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थिति एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। तो क्या मान होता है इसका? टॉर्क बराबर होता है M क्रॉस B, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, ठीक ना। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। मुख्य धारा का 1% की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान क्या होना चाहिए? ठीक ना। इसके लिए शंट का मान क्या होना चाहिए? तो G/99, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायनमो के कार्य, ठीक ना। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व, ठीक ना। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, क्या होता है? स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? हेनरी, ठीक ना, हेनरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब
क्या सही होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो होगा N2 ग्रेटर देन N1। क्या होगा? N2 ग्रेटर देन N1। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न होगा LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक जिसे हम फाई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो फाई बराबर होता है R/Z, जहाँ R/Z, जहाँ Z बराबर क्या होता है LR परिपथ में R² √R² प्लस ओमेगा² L², ठीक है ना। तो यहाँ पर R/√R² प्लस ओमेगा² और L² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ठीक है ना, अगला प्रश्न है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B के मान का अनुपात होता है। क्या होता है? 2:1 हो जाएगा इसका, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, ठीक ना। नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, क्या होती है? ई के समांतर होता है कि बी के समांतर होता है कि बी क्रॉस ई के समानांतर कि ई क्रॉस बी के समानांतर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी पर सही हो जाएगा, डी में ई क्रॉस बी के समानांतर, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर, ठीक है ना, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी का बुलबुला हवा का बुलबुला जो होता है पानी के अंदर चमकता नजर आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है तथा +15 डायोप्टर है को समाक्षीय सटाकर, ठीक ना, समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, -10 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शक, क्या है? खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंखों के उस दोषों को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, यानी कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है कौन सा दोष? जरादृष्टा दोष। कौन सा दोष? जरादृष्टिता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है, ठीक ना। किस रूप में समानुपाती होता है? तो 1/λ के रूप में, ठीक ना। किस रूप में? 1/λ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है एक पतले प्रिज्म के रंगीन दिखने का कारण है, क्या कारण है? एक पतले प्रिज्म के रंगीन दिखने का कारण है व्यतिकरण, ठीक है ना। क्या है? व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन है ब्रूस्टर्स का नियम है कौन है? म्यू बराबर 10 IP, ठीक ना। क्या है? म्यू बराबर 10 IP, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लैम्डा तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है? hc/λ। क्या होती है? hc/λ, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। फिर है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में, ठीक ना, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? कौन सा कण है? अल्फा कण है कि बीटा कण है कि प्रोटॉन कण है कि फोटोन कण है, ठीक ना। तो जो फोटोन होता है वो आवेश रहित होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।